चलिए आज से हम शुरू करते हैं क्लास 10th की साइंस बुक का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यह इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और लास्ट में कुछ सिंबल देखेंगे जो केमिकल इक्वेशन में यूज़ होते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस in which one or more substances are converted into one or more different substances is called chemical reaction। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाते हैं एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंस में, उसको हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है डिफरेंट, मतलब रिएक्शन के पहले जो सब्सटेंस होते हैं और रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस होते हैं उनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। मतलब हम बोल सकते हैं उसका नेचर और उसकी आइडेंटिटी डिफरेंट होती है। एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्शन होने के पहले जो हमारे पास सब्सटेंस है वो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्शन के पहले जो सब्सटेंस है उसको बोला जाता है यहाँ पे रिएक्टेंट, और रिएक्शन होने के बाद जो हमारे पास नया सब्सटेंस बनता है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। तो अब हम आगे समझते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। देखिए, The substance which take part in a chemical reaction are known as reactant। तो ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या पार्ट लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट। रिएक्शन होने के बाद जो नए सब्सटेंस बन के तैयार होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हम इस एग्जाम्पल पे गौर करें तो ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन के पहले आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट। और रिएक्शन होने के बाद जो एक नया सब्सटेंस बन के तैयार होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट एज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको पहले भी बताई कि ये जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं इनकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है। मतलब रिएक्शन के पहले अलग होगी और रिएक्शन के बाद अलग होगी। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है। मतलब रिएक्टेंट को हमेशा हम कहाँ पे लिखते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में, और जो प्रोडक्ट होता है उसको हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड में। तो ये छोटी सी रिप्रेजेंटेशन है, आगे हम इक्वेशन पढ़ेंगे तो ये डिटेल में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं बार बार यहाँ पे सब्सटेंस वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको समझने के लिए हम क्लास 9th का कुछ बेसिक देखते हैं जो कि इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। तो देखिए, सब्सटेंस आर आइदर केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड। तो ये जो सब्सटेंस है या तो वो एलिमेंट होगा या तो वो कंपाउंड होगा। अब एलिमेंट क्या होते हैं, तो देखिए, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट हम किसे कहते हैं, जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बने हुए हों। एग्जाम्पल में क्या दिया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो देखिए Mg ये सिर्फ सिंगल एटम है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें ऑक्सीजन तो ये भी सिंगल टाइप के एटम से ही बना हुआ है। ठीक, लेकिन ये यहाँ पर क्या होगा, अपना मोनो एटॉमिक स्टेट में होगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन को देखिए, ये डाई एटॉमिक स्टेट में होंगे। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मोनो एटॉमिक स्टेट में होते हैं, कुछ डाई एटॉमिक स्टेट में होते हैं। तो हम इसको आगे जैसे जैसे हम रिएक्शंस को करते जाएंगे तो हमें धीरे धीरे याद होता जाएगा कि कौन से एलिमेंट मोनो एटॉमिक स्टेट में होते हैं और कौन से डाई एटॉमिक स्टेट में होते हैं। तो जो डाई एटॉमिक स्टेट में होंगे उसके नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2। ठीक है, तो ये O2 लिखा हुआ है। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल हो जाएंगे, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो इनके नीचे हमें 2 लिखना पड़ेगा। लेकिन ये हैं तो क्या, एक ही टाइप के एटम हुए ना। ठीक है, और मैग्नीशियम, इसके बाद जिंक,
आयरन, ये जितने भी हो जाएंगे ये भी क्या हो जाएंगे, वन टाइप ऑफ एटम से ही बने हैं। अब हम देखते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड में देखिए क्या लिखा है, मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। तो जो भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कंपाउंड। एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर एक मैग्नीशियम है एक ऑक्सीजन है, तो दोनों देखिए एलिमेंट तो डिफरेंट है ना, दोनों सब्सटेंस तो डिफरेंट है, मतलब सब्सटेंस तो एक होगा, सॉरी, मतलब मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे आप ये इसको कंपाउंड बोलेंगे, लेकिन एटम यहाँ पर किस किस का है, एक मैग्नीशियम का है और एक ऑक्सीजन का है। कुछ और एग्जाम्पल जैसे वाटर H2O, ये भी एक कंपाउंड हुआ, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या होगा, एक कंपाउंड होगा। अब इतना समझ आ गया हो तो हम आगे देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव केमिकल फॉर्मूले इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखिए, अगर हम केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूले या सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो वो क्या बन जाता है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे हमने ऊपर क्या लिखा था, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर हमें इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखना, हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, और इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, फॉर्मूले की फॉर्म में, ठीक है। देखिए, कहीं पर भी अगर केमिकल चेंज होता है तो हम उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अगर हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में, कैसे, केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए यहाँ पर मैंने किसका यूज़ किया है, सिंबल का, फॉर्मूले का। यहाँ पर मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन। अब मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना के छोड़ दिया है जिसको हम इस लेक्चर के लास्ट में देखेंगे कि कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस आपको पहले सिखाना पड़ेगा। तो मुझे बताना पड़ेगा कि जो केमिकल इक्वेशन होती है ये कितने टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट टाइप तो एक ही होता है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, लेकिन हम इसको 3 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि हम आगे देखते हैं। चलिए देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो इसको हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला हो गया वर्ड इक्वेशन, दूसरा हो गया अनबैलेंस्ड इक्वेशन, तीसरा हो जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन। और ये ही इस चैप्टर की जान है। जिसको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि इस चैप्टर में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वो इजीली स्कोर कर लेगा अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट ये पढ़ेंगे, पहले हमें इसको समझना है, फिर इसको समझना है, लास्ट में हम इसको समझेंगे। तो चलिए अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं कि वर्ड इक्वेशन क्या होती है। वर्ड इक्वेशन, a representation of a chemical reaction using the names of the substances involved। तो अगर हम यहाँ पे जितने भी सब्सटेंस यूज़ हुए हैं उसका हम बस नाम लिख देंगे, नेम लिख दो या एक वर्ड लिख दो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। तो देखिए फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, ठीक है, क्या लिखा था, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा डिफरेंस है ना, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है। तो जब भी हम किसी रिएक्शन को नेम के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। तो देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आगे देखते हैं कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। A representation of a chemical reaction using chemical formulas where the number of atoms of each element may not be the same on both side। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम केमिकल फॉर्मूले लिखते हैं, और हो सकता है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट लिखे हैं, सब्सटेंस लिखे हैं या कंपाउंड लिखे हैं वो बैलेंस ना हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं,
अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसका दूसरा नाम क्या है? स्केलेटल इक्वेशन। तो ये भी आप याद रखेंगे कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन को और हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। ठीक, तो मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है, लेकिन इस बार मैंने किसके फॉर्म में लिया है? केमिकल फॉर्मूले की फॉर्म में। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है नहीं है वो हम देखते हैं अगले एग्जाम्पल में। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम को मैंने क्या लिख दिया? Mg, इसका फॉर्मूला। ऑक्सीजन को मैंने क्या लिख दिया? O2, इसका फॉर्मूला। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैंने क्या लिख दिया? MgO। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इसको हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन। और अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन। तो चलिए अब हम थर्ड वाला समझते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। A representation of a chemical reaction where the number of atoms of each element is the same on both sides satisfying the law of conservation of mass। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन की, जिसमें जो नंबर ऑफ एटम होते हैं हर एक एलिमेंट के, वो दोनों तरफ क्या होते हैं? सेम होते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन। और ये किसको सेटिस्फाई करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। इसका क्या मीनिंग हुआ? मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब रिएक्शन के पहले और बाद में जो जितने भी हमने सब्सटेंस लिए हुए हैं उसका जो मास रहता है वो इक्वल होता है। ठीक है, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद जितने भी एटम होते हैं उनका जो मास होता है वो इक्वल होता है, ना ही वो कम होता है ना ही वो ज़्यादा होता है। तो इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखिए, मैंने सेम लिया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं और क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम कैसे बैलेंस करते हैं? ठीक है, देखिए, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन कोई अलग से टॉपिक नहीं है। आप कोई भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो अगर आप वहाँ पे चेक कर लेंगे अच्छे से कि वो बैलेंस है या नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एक एलिमेंट के, वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको इक्वल करेंगे और वो बैलेंस हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा, आपके सामने अगर कोई भी इक्वेशन आती है तो आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि आप वो कर देंगे तो आपको अलग से कोई टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वो। ठीक, चलिए अब मैं इसको बैलेंस करके बताता हूँ आपको। तो हम यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए हैं। एक तो अब हमको मैग्नीशियम दिया है, फिर ऑक्सीजन दिया है, और ये देखिए कि जो लेफ़्ट में होगा एलिमेंट वही राइट में होगा। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे Mg और ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू इज़ इक्वल टू इज़ इक्वल टू इज़ इक्वल टू। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो लेफ़्ट में मैग्नीशियम है तो वो कितने हैं? मतलब मैग्नीशियम के कितने एटम हैं? सिर्फ एक है। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2 हैं। यहाँ पर आप देख के बताएंगे कि मैग्नीशियम के कितने एटम हैं? 1। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। तो क्या ये बैलेंस है? तो आइए हम इसे चेक करते हैं। देखिए, मैग्नीशियम यहाँ पर, एक सेकेंड, मैग्नीशियम यहाँ पर उसका 1 एटम है और यहाँ पर भी 1 है। लेफ़्ट में देखेंगे ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और राइट में 1 है। तो ये दोनों तो अभी इक्वल नहीं है और हमें इसे क्या करना पड़ेगा? इक्वल बनाना पड़ेगा। अगर हम इसको इक्वल बनाएंगे तो ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। एक सेकेंड, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो आपको उसको धीरे धीरे करके फॉलो करते जाना है और आगे चल के आप जब कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी और फिर ये बाद में गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पहला काम क्या है हमारा यहाँ पे? रुकिए, जो भी हमें यहाँ पे सब्सटेंस दिए हुए हैं उसको बॉक्स में बंद कर दो। मतलब इस बॉक्स के अंदर अब हमें कुछ नहीं लिखना। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे कोफिशिएंट लिखेंगे, मतलब कोई नंबर लिखेंगे, तो बॉक्स के हमेशा आगे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर
क्या था हमारे पास, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये देखिए ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए, 2 हो गए। तो हमने ये काम कहाँ पर किया, प्रोडक्ट साइड में, तो हम इसके आगे 2 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अब मैग्नीशियम के आगे भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने राइट हैंड साइड में मतलब प्रोडक्ट में 2 को मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियस सी बात है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, मैग्नीशियम से भी होगा और ऑक्सीजन से भी होगा, ठीक है। तो ये भी 2 हो गया। तो अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन जो मैग्नीशियम है वो बैलेंस नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि अब वो राइट में 2 हो गए हैं और लेफ्ट में सिर्फ 1 है। तो चलिए अब हम उसको भी बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो ये भी क्या हो गया, 2। अब देखिए मैग्नीशियम के आगे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तब जाके 2 आया, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो अब आप क्लियरली अच्छे से चेक कर सकते हैं क्या ये बैलेंस है या नहीं है। तो देखिए मैग्नीशियम 2 है लेफ़्ट में, और यहाँ पर चेक करिए ये इतना हिस्सा 2 मैग्नीशियम है, ठीक है। ऑक्सीजन को चेक करिए, इसके 2 एटम है, यहाँ पर भी चेक करिए, ये देखिए 2 हो गए। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई है, ठीक है। ये धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करने से आपकी जो इसमें कमांड है वो अच्छी हो जाएगी। मैं आगे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। अभी आप इसको समझने की कोशिश करिए, नहीं आता है समझ में कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन को दोबारा करवाया जाएगा जब हम बहुत सारी इक्वेशंस को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए तो इसको एक बार फिर से लिखना है लास्ट में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यही इसका आंसर है। चलिए अब ये जो हमारा पहला पेज था जिसको मैंने बोला था लास्ट में बैलेंस करेंगे, इसको भी एक बार हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जिंक एक है हमारे पास एलिमेंट हो गया। इसके बाद और कौन सा है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, सल्फ़र है और ऑक्सीजन है, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, गलत ना हो जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन। अब सेम एलिमेंट राइट हैंड साइड में भी होंगे, तो जिंक के सामने जिंक लिख दिया, फिर हाइड्रोजन लिख दिया, सल्फ़र लिख दिया, ऑक्सीजन इज इक्वल टू। अच्छा, इसको भी बॉक्स में बंद कर दो और इसको भी बॉक्स में बंद कर दो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट दिया हुआ है उसके कितने कितने एटम है, देखिए जिंक 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फ़र कितना है 1 और ऑक्सीजन कितने हैं 4। अब हम राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट में चेक करेंगे, बताओ जिंक कितना है 1, सल्फ़र कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4 और हाइड्रोजन कितने हो गए 2, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो आप ज़रा चेक करेंगे इसको, क्या ये बैलेंस है, देखिए जिंक 1, हाइड्रोजन 2, सल्फ़र 1, ऑक्सीजन 4। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था ये पहले से ही बैलेंस था, ठीक है। तो जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है वो कभी कभार बैलेंस अपने आप ही निकल जाती है, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल। चलिए अब हम इस लेक्चर का लास्ट पार्ट देखते हैं, सिंबल यूज्ड इन केमिकल इक्वेशन। तो जब भी हम केमिकल इक्वेशन आगे पढ़ेंगे, और अभी भी हमने 2 एग्जाम्पल लेके पढ़ा है, तो वहाँ पर हम ना कुछ सिंबल्स का भी यूज़ करेंगे। अभी हम कुछ का तो कर चुके हैं, कुछ सिंबल्स का यूज़ करेंगे आगे, क्योंकि एक कंप्लीट रिएक्शन लिखोगे जब, तब ही जाके फुल नंबर मिलेंगे। आप आधा अधूरा काम करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, नंबर कट जाएंगे।
तो देखिए, अगर हमारे पास मान के चलिए कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड है तो हम उसके आगे S का यूज़ करेंगे, ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड है तो उसके आगे, मतलब पूरा लिखने के बाद लास्ट में हम वहाँ पे ऐसे L का यूज़ करेंगे। अगर कोई सब्सटेंस गैस है तो हम वहाँ पे स्मॉल g का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर कोई सब्सटेंस मान के चलो ऐसा है जिसमें बहुत कम % में कुछ एसिड मिला है और मैक्सिमम उसके अंदर वाटर है, ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें थोड़ा सा मात्रा में, ठीक है, बहुत लेस क्वांटिटी में हम एसिड मिलाते हैं, बाकी पूरा पानी होता है। ऐसी चीज़ों में अक्सर हम किसका यूज़ करते हैं, AQ का। तो ये क्या हो जाएगा, एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो आगे मैं एक एक चीज़ को बताऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए, रिएक्शन में हमने अभी 2 जगह पे प्लस का यूज़ भी किया है। तो प्लस का मतलब क्या होता है, यूज टू सेपरेट 2 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये देखिए एग्जांपल में ये प्लस का यूज़ किया है, ठीक है, यहाँ पे ही किया है अभी तो, ठीक। आगे ये जो एरो हम बीच में लगाते हैं उसका क्या मीनिंग होता है, प्रोड्यूस और गिव्स, ठीक है, या रिएक्शन का डायरेक्शन भी शो करता है साथ साथ में। तो ये रहा एरो, इसका क्या मतलब होता है, प्रोड्यूस या यील्ड, या और क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, रिएक्शन का डायरेक्शन को शो करना, ठीक। आगे अगर मान के चलो कोई भी एलिमेंट या सब्सटेंस के आगे आपको ऐसा कुछ एरो दिखता है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है, गैसियस फॉर्म में है, मतलब गैस वाली स्टेट में है, ठीक है। और अगर मान के चलिए कोई भी सब्सटेंस के आगे आपको ऐसा डाउनवर्ड एरो दिखता है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म, मतलब ऐसी चीज़ जो नीचे जाके जम गई है, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड के फॉर्म में। उसमें हम कैसे सिग्नेचर का यूज़ करेंगे, डाउनवर्ड एरो का, ठीक है। अगर हम वहाँ पे एरो के ऊपर ट्राइंगल बना दें या एरो के ऊपर हीट लिख दें, इसका मतलब क्या है कि हमने हीट अप्लाई करी है रिएक्शन में, ठीक है। अब और ये लास्ट है हमारा, अगर आपको एरो के ऊपर कुछ टेम्परेचर लिखा हुआ मिलता है या कुछ प्रेशर लिखा हुआ मिलता है या कोई कैटलिस्ट लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, वो रिएक्शन को फास्ट करते हैं या स्लो करते हैं, लेकिन वो कभी भी कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। पार्टिसिपेट का मतलब ये है कि वो जाके उसमें मिल नहीं जाते, ठीक है। इनका काम रहता है रिएक्शन को फास्ट करना या स्लो करना। तो अगर आपको एरो के ऊपर ऐसे अदर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई टेम्परेचर मिल गया या आपको कोई प्रेशर लिखा हुआ मिल गया, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे वहाँ पे, मतलब सिंपल सी बात है, अदर, ठीक है। तो आगे मैं एग्जांपल लूँगा वहाँ पे आपको एक एक चीज़ बताऊँगा कि एरो के ऊपर ये लिखा है। अच्छा, अब इसको ना हम ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही डिस्क्रिप्टिव मैनर में दिया रहता है हमको, तो हो सकता है कि हमको वहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट तीनों लिखना पड़े, ठीक है। तो हम उसको जनरली देखो ऊपर ही लिखते हैं, लेकिन क्या है, नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को ज़रूर एक बार और देखिए, आपकी कुछ जो समस्याएं हैं इस लेक्चर के अंदर वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब अगला जो हमारा यहाँ पे पार्ट 2 आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो आप इस वीडियो को ज़रा अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश करिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। देखिए, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, PDF से पढ़ लीजिए, शॉर्ट्स देख लीजिए, या मैं बोलूँगा 1 शॉट देख लीजिए, सामने वाला पढ़ रहा है उसका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जब तक आप अपनी कॉपी को नहीं घिसेंगे आपके नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। शेयर कुछ लोग नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन वो सब आपके ऊपर है। प्लीज़ 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 आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें। बाय, गुड नाइट।